बीए ऑनर्स पार्ट थर्ड। हम पढ़ रहे थे पिछले वीडियो में गोखले के बारे में। मैंने बताया था गोखले के राजनीतिक विचार क्या थे। अब देखिए गोखले के शिक्षा संबंधी विचार क्या थे। शिक्षा के बारे में गोखले का मत था कि यदि भारत की आर्थिक और सामाजिक काया पलट करनी है तो शिक्षा ही उसका आधार बन सकती है, क्योंकि शिक्षित व्यक्ति ही समस्याओं को समझ सकता है, उसका समाधान खोज सकता है और वो सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक विकास कर सकता है। उन्होंने स्वयं प्राथमिक शिक्षा के लिए एक बिल केंद्रीय विधान परिषद में प्रस्तुत किया था। शिक्षा के बारे में गोखले का एक ख्याल था कि अंग्रेजी शिक्षा ही वहाँ सबसे अच्छा कार्य कर सकती है। देखिए उस समय की जो परिस्थिति थी, उस परिस्थिति में अंग्रेजी जानना उन्होंने सोचा कि बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अंग्रेजी के माध्यम से ही लोग जो हैं वो पाश्चात्य विज्ञान को समझ पाएंगे, वहाँ पर जो विकास हो रहा है उसको समझ पाएंगे, उनके राजनीतिक जो विचारक हैं उनको समझ पाएंगे और उसी आधार पर हमारी जो परिस्थितियाँ हैं, यह आवश्यक नहीं है कि हम उन सब चीज़ों को उसी अनुरूप में ढालें, पर जो हमारे लिए जो आवश्यक हैं उनका इम्प्लीमेंट वो यहाँ पर करेंगे। और सारे के सारे लोग जो हैं वो किसी न किसी रूप में एकता के सूत्र में बंधेंगे। तो उनका ये मानना था कि जो शिक्षा है वो किस में होनी चाहिए, अंग्रेजी भाषा में ही होनी चाहिए, ताकि लोग अंग्रेजी शिक्षा ही के माध्यम से लोगों के विचार बदलेंगे, उनके मस्तिष्क जो है वो पुराने विचारों से बाहर आएंगी, नई दुनिया के विचारों की बातों को वो समझेंगे। साथ ही गोखले तत्कालीन सरकार से निरंतर ये कहते भी रहे थे कि उन्हें भी प्रत्येक व्यक्ति को अवसर प्रदान करना चाहिए, ताकि प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में स्वशासन में भाग ले सके और शिक्षित हो सके। गोखले का ये भी विचार था कि सरकार को जनमत के प्रति संवेदनशील होना चाहिए, है ना। जनमत के संबंध में जो गोखले के विचार थे, उनका ये मानना था कि जनमत के प्रति सरकार को संवेदनशील होना चाहिए। समाचार पत्रों पर प्रतिबंध नहीं होना, किसी भी तरह का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, न ही आलोचना पर प्रतिबंध होना चाहिए। देखिए अच्छे सरकार की सफलता की एक ये भी नीति होती है कि वो अपनी आलोचनाओं को स्वीकार करें, उसी रूप में स्वीकार करें जिस रूप में व्यक्ति कहते हैं, क्योंकि आलोचनाओं के माध्यम से वे अपना सुधार कर सकती हैं। तो गोखले का मानना था कि सरकार को अपनी आलोचनाओं को भी स्वीकार करना चाहिए। विकास के बारे में गोखले का स्पष्ट मत था कि सरकार अपने आप में कोई साध्य नहीं है, वह तो लोगों के जीवन को बदलने और उनके आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक आधुनिकरण तथा इस तरह कार्य करने के लिए बनी है जिनसे समाज का विकास हो सके। विकास के बारे में गोखले इस बात से इनकार नहीं करते थे कि सामाजिक विकास में व्यक्ति की जिम्मेदारी भी है, लेकिन उनका कहना था कि हमारा देश तो ऐसा है जहां हर बात के लिए लोग सरकार की ओर देखते हैं। इसीलिए उन्होंने, मैंने आपको बताया था कि सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी स्थापित की थी और ये कहा गया था कि प्रत्येक व्यक्ति स्वैच्छिक कार्य करे, स्वेच्छा से, नवयुग जो हैं वो स्वेच्छा से कार्य करे, समाज का विकास करे, पहले खुद का, अपने व्यक्तित्व का विकास करे, फिर समाज का विकास करे। जब समाज का विकास होगा तो राष्ट्र का विकास स्वतः ही हो जाएगा। तो इस तरह देखिए अंग्रेजी भाषा के वो पक्ष में थे, किंतु कदापि वो हिंदी संस्कृति या भारतीय संस्कृति के विरोधी नहीं थे। तत्कालीन समसामयिक जो भी परिस्थिति थी, उस परिस्थिति में वो ये चाहते थे कि भारत अपना आर्थिक विकास करे और स्वराज्य की तरफ बढ़े। उसके लिए बहुत आवश्यक है कि अपनी रूढ़िवादी परंपराओं को छोड़े, नए विचारों को ग्रहण करें, नई आर्थिक नीतियों को ग्रहण करें, नए उद्योगों का विकास करें। इसके लिए बहुत आवश्यक है कि वो थोड़ा पश्चिमी जो चिंतन है उसको पढ़े, पश्चिमी विचारों को पढ़े। तो इसके लिए अंग्रेजी शिक्षा आवश्यक थी।
दूसरा उनका ये था कि उन्होंने भारतीय सेवाओं का भारतीयकरण पर भी जोर दिया। गोखले समाचार पत्र की स्वतंत्रता के पक्षधर थे। वो बार बार सरकार को यही कहते थे कि समाचार पत्र पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि आलोचना के माध्यम से जनता की बात सरकार तक पहुंचती है। विकास के बारे में उनका मानना था कि सरकार जो है वो साध्य नहीं है कि हर कार्य सरकार कर सकें और हम पूरी की पूरी जिम्मेदारी सरकार पे डाल दें, ये भी ठीक नहीं है। उनका ये मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति का भी नैतिक उत्तरदायी होता है कि वो समाज के विकास में अपना सहयोग दे। अब देखिए ब्रिटिश शासन के बारे में गोखले का क्या विचार थे। जो ब्रिटिश शासन है भारत में, ब्रिटिश शासन के बारे में उनके विचार देखिए। आप सबको पता है कि गोखले एक उदारवादी नेता थे। ब्रिटिश शासन को वो भारत के हित में मानते थे। तो गोखले के लिए ब्रिटेन के लोगों का भारत में आना हिंदू सभ्यता में एक दिशा परिवर्तन का प्रतीक है। देखिए वैसे तो भारत में आप प्राचीन भारत पढ़ते हैं तो हमारे यहाँ शक, कुषाण, पहलव, यवन, हूण, फिर तुर्की लोग आए और फिर मुसलमान आए और उन्होंने लंबे समय तक भारत पर राज्य किया और वो भारत में ही घुल मिल कर रह गए, है ना। मैं कई बार ये बात आपको बता चुकी हूँ। पर ये जो चीज़ था, ब्रिटिश लोगों का भारत में आना एक बिल्कुल अलग चीज़ थी, जिसमें एक तरफ भारत का विकास दिखाई दे रहा है किंतु दूसरी तरफ कई ऐसी चीज़ें थी जिसमें भारत को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। किंतु प्रारंभ में जितने भी उदारवादी नेता थे उनका ये मानना था कि ब्रिटिश शासन जो है वो भारत के हित में है। ये आवश्यक है। सत्य है कि कई ऐसी चीज़ें थी जो ब्रिटिश लोगों के भारत में आने पर विकसित हुई, है ना। जैसे आप विश्व का पुनर्जागरण पढ़ते हैं तो इटली एक ऐसा प्रदेश बन गया था जहाँ पर यूरोप के लोग भी आते थे, एशिया के लोग भी आते थे, एक दूसरे से बातचीत करते थे। तो यूरोप के लोगों ने उस समय एशिया के लोगों से बहुत कुछ सीखा और अपना पुनर्जागरण किया। तो इस समय ये एक ऐसी आवश्यकता थी कि हमें अपने आप को आर्थिक रूप से, वैचारिक रूप से सशक्त बनाने के लिए और एक नवीन विचारों से अवगत होने के लिए ब्रिटिश लोगों का संपर्क जो था उस समय हमारे लिए हितकर था। तो उनका ये मानना था कि पाश्चात्य शिक्षा पद्धति के वो प्रशंसक थे। उनके समय की कांग्रेस उन लोगों के अधिकार में थी जो ब्रिटिश शासन को भारत के लिए एक वरदान समझते थे। अपने एक भाषण में उन्होंने कहा था कि यद्यपि हमारा अतीत बहुत शानदार था, तथापि न लोगों को व्यक्तिगत स्वाधीनता की कल्पना थी, न लोगों को प्रतिनिधि संस्थाओं का पता था। पाश्चात्य शिक्षा पद्धति ने लोगों में स्वाधीनता की भावना भरी और उन्हें प्रातिनिधिक संस्थाओं का महत्व बताया। शायद भारत में ब्रिटिश शासन की यही सबसे बड़ी देन थी, क्योंकि भारत में उस समय जब राजा महाराजा थे, जमींदार थे, सामंती व्यवस्था थी, उस समय इंग्लैंड में संसदीय व्यवस्था थी जहाँ जनता का शासन था। जनता चुनती थी और जनता का शासन चल रहा था। रानी भी थी पर जनता भी शासन में अपनी भागीदारी देती थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो शैशव काल था उसमें ब्रिटिश शासन की जितनी भी देने थी उसको बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता था और कभी भी इस बात की वो मांग कर रही थी जो कांग्रेस थी कि सरकारी नौकरियों में भारतीयों को दी जाए, विधान परिषदों में भारतीय अधिक चुने जाएं, न्यायपालिका में प्रशासनिक जो भी पद हैं उसमें भी भारतीयों को लिया जाए, सेना पर जो इतना व्यय हो रहा है उसको भी घटाया जाए। परंतु ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि उन्होंने ये कहा हो कि भारत को
ब्रिटिश लोग छोड़कर चले जाएं और भारत को वो क्या करें, स्वाधीन करें, ये बात उन्होंने कभी भी नहीं कही। जब जापान ने रूस को लड़ाई में पछाड़ दिया, तब ऐसा वातावरण बना कि गोखले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने बनारस की कांग्रेस में स्वाधीनता की बात की। लेकिन उन्होंने भी इतना ही कहा कि भारत को ऐसा स्वराज्य मिले जिस पर ब्रिटिश प्रभुत्व हो। उनका कहना था कि भारत के आधुनिकीकरण में ब्रिटिश सरकार का बहुत बड़ा योगदान है। वह ये भी कहते थे कि ब्रिटिश शासन हिंदुस्तान में लोगों को स्वशासन की शिक्षा दे सकता है। वो स्वाधीनता तो चाहते थे, पर वो स्वाधीनता कैसी स्वाधीनता चाहते थे कि इंटरनल स्वतंत्रता हो, पर ओवरऑल हमारे ऊपर कौन लोग हों, ब्रिटिश लोग ही हों, ताकि हमारे यहाँ स्वराज्य की संस्थाएं हैं वो डेवलप हो सकें, प्रतिनिधियात्मक संस्थाएं डेवलप हो सकें, हमारा विकास हो सके। तो इस तरह आप देखिए कि ब्रिटिश शासन के बारे में जो उनके विचार थे वो ये थे कि ब्रिटिश शासन भारत के हित में है।